तो बच्चों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आपका चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ लिया है, इंडिया का भी और ब्राज़ील का भी। तो अभी आगे का जो बचा है, मतलब ड्रेनेज वाला जो पार्ट बचा है, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्राज़ील के ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज होता क्या है, तो जैसे हम जहाँ पे भी रहते हैं तो सब लोग गटर तो जानते ही होंगे कि घर से जो पानी निकलने की जो व्यवस्था होती है उसको ऐसा बोला जाता है कि ड्रेनेज, गटर। लेकिन मान लो कि ये सब व्यवस्था हम लोगों ने डेवलप नहीं किया, जहाँ पे इंसान नहीं रहता है, जहाँ पे बस नेचर है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि पानी बारिश होता है और वो पानी वहाँ से निकल कर कहीं और जाता है। नदी वाली जो व्यवस्था है उसको हम लोग बेसिकली ड्रेनेज में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे बड़ी जो नदी है अमेजॉन नदी, कहाँ की? ब्राज़ील की। सबसे पहले उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि जो अमेजॉन बेसिन है उसका हेड वाटर मतलब जो सोर्स है, जहाँ से बोल सकते हो कि नदी स्टार्ट हो रही है, वो कहाँ से हो रही है। ठीक है, तो जो कलेक्ट करता है अपना हेड वाटर, वो कहाँ से करता है? एंडीज माउंटेन के, ठीक है, एंडीज माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप से, जो कि पेरू में पड़ता है। अगर अमेजॉन को देखोगे तो अमेजॉन निकलती कहाँ से है? पेरू से। ठीक है, ब्राज़ील से नहीं निकलती है, पेरू से निकलती है। वो भी पेरू में एक माउंटेन है एंडीज माउंटेन, उसके ईस्टर्न साइड के स्लोप से हमारी जो है अमेजॉन निकलती है। ठीक है, कौन से माउंटेन, कौन सा हो गया? एंडीज माउंटेन, उसके ईस्टर्न स्लोप से हमारी अमेजॉन नदी निकलती है। ठीक, इसमें क्या होता है? ह्यूज डिस्चार्ज होता है। ह्यूज डिस्चार्ज मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इसके अंदर में पानी रहता है। क्या रहता है? पानी रहता है। उसके साथ साथ सेडिमेंट भी रहता है। सेडिमेंट क्या होता है सर? तो सेडिमेंट जब नदी बहती है तो अपने साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब चीज़ों को भी बहाती है, तो वो सेडिमेंट हो गया। ठीक, तो क्या होता है? अमेजॉन में ह्यूज डिस्चार्ज रहता है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इसमें पानी और उसके साथ साथ सेडिमेंट देखने को मिलते हैं। तो इसमें कितना है डिस्चार्ज इसका? तो 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। कितना है? 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, इतना डिस्चार्ज होता है इसके अंदर में। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है? जब पानी इतना ज़्यादा रहेगा तो जो नदी अपने साथ में सेडिमेंट ला रही है, तो सेडिमेंट क्या माउथ के ऊपर डिपॉजिट होगा। माउथ क्या होता है? ये नदी बह के आ रही है और ये क्या है आपका? ओशियन है। ये वाला हिस्सा आपका ओशियन है। ठीक है, ये वाला, इस साइड वाला हिस्सा आपका क्या है? ओशियन है। तो जब नदी में क्या है? बहुत ज़्यादा पानी है, तो जो अपने साथ में सेडिमेंट लाएगी नदी, वो क्या करेगी? यहाँ पे माउथ पे डिपॉजिट नहीं करेगी। माउथ वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पे नदी समुद्र से मिल रही है। ठीक है, रिवर जहाँ पे ओशियन से मिल रही है, वो वाला हिस्सा आपका हो गया माउथ। ठीक है, तो माउथ के ऊपर हमें सेडिमेंट डिपॉजिट होते हुए नहीं दिखाई देंगे। उसके अपोजिट में क्या दिखाई देगा? तो यहाँ पे जो सेडिमेंट लाया रहेगा, नदी जो सेडिमेंट लाई रहेगी, वो क्या कर देगी? अंदर ले जाके छोड़ देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वही देखने को मिलेगा। देखो लिखा है रिजल्ट क्या होता है इसका, इतना ह्यूज डिस्चार्ज का रिजल्ट क्या होता है कि जो सेडिमेंट है वो माउथ के पास भी हमें डिपॉजिट होते हुए नहीं दिखाई देता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या बोला है कि जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब ट्रिब्यूटरीज, पहले समझो, एक मेन रिवर बह रही है, फ्लो हो रही है, इसमें क्या हो गई? एक कोई छोटी नदी आके मिल गई, कोई छोटी नदी आके मिल गई, कोई छोटी नदी आके मिल गई। तो ये जो नदियाँ हैं इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी, मतलब एक बड़ी नदी की जो सहायता कर रही है। बड़ी नदी फ्लो हो रही है तो उसमें छोटी छोटी जो नदियाँ मिल रही हैं उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होगा सर? तो इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। ये एक रिवर बह रही है, रिवर जहाँ पे होता है कि समुद्र से मिलने वाली है, वहाँ पे उसके कई सारे स्ट्रीम्स निकल जाते हैं, मतलब उसमें से कई सारी नदियाँ निकल जाती हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? सब डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएगी। तो रिवर के माउथ का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब जहाँ पे रिवर का माउथ होता है, जहाँ पे वो समुद्र से मिलने वाली होती है, वहाँ पे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है। लेकिन ये जो इसका फीचर है, माउथ के पास में ये जो इसका फीचर है डिस्ट्रीब्यूटरीज बनने का, वो हमें अमेजॉन रिवर में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर माउथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एब्सेंट होता है, मतलब हमें अमेजॉन में देखने को नहीं मिलता है। ठीक, वही लिखा है कि एब्सेंट इन द माउथ ऑफ अमेजॉन, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है रिवर माउथ का, लेकिन हमें अमेजॉन के माउथ पे सब सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है कि वी फाइंड सीरीज ऑफ आइलैंड, मतलब क्या है कि जो आइलैंड है, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि सेडिमेंट लेके आती है अपने साथ में नदी, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा पानी होता है, इतना स्पीड होता है इसका, कि जो सेडिमेंट है वो माउथ में डिपॉजिट नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं सेडिमेंट को, जो मिट्टी उट्टी लाई है, वो जब समुद्र के अंदर जाएगी तो कहीं ना कहीं पे क्या होगा कि वो इकट्ठा होगी, डिपॉजिट होगी, जमा होगी। इसकी वजह से हमें बियॉन्ड द कोस्ट, ये जो कोस्ट है, जो समुद्री किनारा है, उसके अंदर साइड में, उसके आगे साइड में क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे आइलैंड देखने को मिलते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि वी फाइंड सीरीज ऑफ आइलैंड बियॉन्ड द कोस्ट। ठीक है, इन अटलांटिक ओशियन, तो एक ही ओशियन पड़ता है। अगर आप मैप देखोगे ब्राजील का, तो इस साइड में आपको एक ही ओशियन देखने को मिलेगा जिसका नाम है अटलांटिक ओशियन। उसको ही हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले हिस्से को बोल देते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नीचे वाले को क्या बोल देते हैं? साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे मतलब बता रहे कि जो आइलैंड है हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन में। क्यों देखने को मिल रहे हैं? अमेजॉन की वजह से। ठीक, उसके बाद क्या है, अगर माउथ देखोगे,
ठीक, ये वाला हिस्सा देखोगे माउथ वाला, तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये 150 किलोमीटर चौड़ा है। कितना किलोमीटर चौड़ा है? 150 किलोमीटर चौड़ा है। अगर आप अपने घर के पास से 150 किलोमीटर की कोई दूर वाली जगह अगर जानते होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 150 किलोमीटर कितनी लंबी जगह होती है। ठीक है, तो अमेजॉन का जो माउथ है वो 150 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक, यहाँ पे देखो लिखा है 150 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि जो अमेजॉन रिवर का अधिकतर हिस्सा है वो नेविगेबल है, मतलब उसमें अगर हम लोग चाहें तो नाव लेके जा सकते हैं, मतलब आना जाना उसमें क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये है कि सब जगह पे नहीं, मोस्ट ऑफ मतलब क्या, सब नहीं, पूरा हिस्सा नहीं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो एरिया है अमेजॉन वाला बेसिन वाला मतलब नदी का, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नाव वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लो, उसके आगे हम लोग फिर दूसरी नदी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग का ब्राज़ील रिवर बेसिन हो गया है। अभी उसके आगे हम लोग का है पराग्वे पराना सिस्टम। उसका क्या है? पराग्वे पराना सिस्टम। ठीक, अगर आप लोग देखोगे सबसे पहली बात तो अगर आप रिवर पढ़ रहे हो या फिर फिजियोग्राफी पढ़ रहे हो तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उसको मैप के साथ में मैच करोगे आप, मतलब बुक तो है नहीं मेरे पास, नहीं तो दिखाता आपको। अगर आप बुक देखोगे तो बुक में आपके पीछे क्या दिया है कि मैप दिया हुआ है इंडिया का भी, ब्राज़ील का भी, फिजियोग्राफी का भी और ड्रेनेज सिस्टम का भी, मतलब पूरी नदियों के बारे में उसमें डिटेल से दिया गया है कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही, कहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो वो अब मैप अगर आप देखोगे तो उसमें आप क्या पाओगे कि जो आपका ये पराग्वे और पराना सिस्टम पड़ता है वो कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ वेस्टर्न पार्ट में, ब्राज़ील के साउथ वेस्टर्न पार्ट में, इस साइड में ऐसे मतलब पड़ता है। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था अमेजॉन रिवर, वो कहाँ पे पड़ रहा था? अगर देखोगे तो वो नॉर्थ में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? ब्राज़ील के वो नॉर्थ में पड़ेगा। लेकिन पराग्वे और पराना सिस्टम कहाँ पे पड़ रहा है हमारा? तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में पड़ रहा है। उसके बाद ये दोनों नदियाँ जो हैं, मतलब पराग्वे और पराना, ये दोनों आगे चल के रिवर प्लाटा, ठीक है, अर्जेंटीना के अंदर में रिवर प्लाटा है, उसमें जाकर एक तरह से बोल सकते हो मिल जाती हैं, उसके कैचमेंट एरिया का फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद उरुग्वे जो है, एक और नदी यहाँ पर आ जाती है उरुग्वे, जो कि एक्सट्रीम साउथ में है। कहाँ पे है? एक्सट्रीम साउथ में, हाईलैंड जो है उसके एकदम साउथ साइड में हमें क्या देखने को मिलती है? ये उरुग्वे नाम की रिवर देखने को मिलती है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जो तीनों नदियाँ हैं, कौन सी तीनों नदियाँ? उरुग्वे है, पराग्वे है, पराना है। कौन कौन सी तीनों नदियाँ हैं? पराग्वे, उरुग्वे, पराना। ठीक है, ये जो तीनों नदियाँ हैं अपना हेड वाटर, मतलब इनका जो एक तरह से सोर्स वाटर है या फिर जो शुरुआती पानी इनके अंदर में जो आता है वो कहाँ से कलेक्ट करती है, कहाँ से आता है? तो सदर्न पोर्शन, मतलब जो हमारा हाईलैंड है उसके सदर्न पोर्शन से अपना जो हाईलैंड हेड वाटर है उसको क्या करती है लोग? कलेक्ट करती है। तीनों नदियाँ कौन कौन सी? पराग्वे, पराना और उरुग्वे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अमेजॉन बेसिन हो गया, पराग्वे, पराना और उरुग्वे हो गया। अभी इसके बाद आगे वाला हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आप इसका फोटो ले लीजिए। तो अभी तक दो रिवर बेसिन के बारे में हम लोगों ने देखा। पहला था आपका कौन सा? अमेजॉन बेसिन वाला, और दूसरा पराग्वे पराना वाला। ठीक है, उसमें उरुग्वे भी लास्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया था। ठीक, अभी उसके बाद में कौन सा? साओ फ्रांसिस्को रिवर है। कौन सी रिवर है? साओ फ्रांसिस्को जो रिवर है वो थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, कौन सा है? थर्ड इंपॉर्टेंट, मतलब इसके पहले जो हम लोगों ने देखा ब्राज़ील, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पराग्वे पराना वाला बोल सकते हो सेकेंड इंपॉर्टेंट है, और ये थर्ड इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड नंबर पे इसको दिया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही लिखा है कि जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है कहाँ की? ब्राज़ील की। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि जो इंटायर रिवर बेसिन है, कौन सी? साओ फ्रांसिस्को, मतलब जो साओ फ्रांसिस्को रिवर फ्लो हो रही है वो ब्राज़ील से ही निकल रही है और पूरी तरीके से ब्राज़ील में फ्लो कर रही है। उसके बाद अटलांटिक ओशियन में जाकर मिल जा रही है। अब बोलोगे सर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में कि साउथ अटलांटिक ओशियन में? तो आप लोग मैप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो साउथ अटलांटिक ओशियन के साइड में जाकर मिल रही है। ठीक है, इंटायर बेसिन विद इन ब्राज़ील, मतलब जो इसकी इंटायर बेसिन है, मतलब वही जो मैंने बोला कि पूरा जो रिवर है वो ब्राज़ील के अंदर ही फ्लो होती है। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा ब्राज़ील कहाँ से निकल रही थी? एंडीज माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप से, पेरू में से निकल रही थी। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील आ रही थी। उसके बाद पराग्वे पराना वाला रीजन जो था वो ब्राज़ील से तो निकल रही थी, ब्राज़ील में मतलब जो हाईलैंड है उसके सदर्न पोर्शन से निकल रही थी, और लेकिन आगे कहाँ जा रही थी? अर्जेंटीना में चली जा रही थी। लेकिन जो साओ फ्रांसिस्को है पूरी तरीके से ब्राज़ील के अंदर फ्लो होती है। ठीक, यहाँ पे उसके आगे क्या बोल रहा है कि इट ऑक्यूपाइज, मतलब जो साओ फ्रांसिस्को रिवर है वो ब्राज़ील के हाईलैंड का ईस्टर्न पोर्शन, मतलब अगर आप मैप देखोगे ब्राज़ील का तो उसमें ईस्टर्न साइड वाला जो पोर्शन है उसको ऑक्यूपाई करती है, उसको एक तरह से घेरती है, वहाँ से फ्लो होती है। ठीक है, वही है कि इट्स ऑक्यूपाई ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सबसे पहले अगर ब्राज़ील मतलब इसको देखोगे साओ फ्रांसिस्को रिवर में तो ये 1000 मीटर के लिए लगभग ऐसा नॉर्थ साइड जाती है। ठीक है, यही लिखा है कि फ्लो टूवर्ड्स नॉर्थ। पहले तो क्या होता है
1000 किलोमीटर के लिए नॉर्थ साइड में जाती है, ठीक है, इस प्रकार से जाती है। उसके बाद क्या है कि ओवर प्लेटू, मतलब ये जो फ्लो कर रही है तो प्लेटू के ऊपर फ्लो कर रही है, या फिर बोल सकते हो ब्राजीलियन हाईलैंड के ऊपर फ्लो कर रही है। उसके बाद यहाँ पे जाके क्या करती है, टेक शार्प ईस्टर्न, ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, टेक्स ए शार्प ईस्टवर्ड टर्न, मतलब पहले 1000 मीटर के लिए नॉर्थ साइड में जाती है प्लेटू के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ईस्टवर्ड में क्या करती है, शार्प टर्न लेती है। शार्प टर्न मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा घूम जाना, तो यहाँ पे शार्प टर्न इसने लिया। उसके बाद क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है, और आगे चल के क्या होता है, ईस्ट मतलब जो कोस्टल वाला एरिया है उसमें जाकर चली जाती है, ठीक है। वही आगे लिखा है कि टू इंटर कोस्टल स्ट्रिप, ठीक, मतलब यहाँ पे जब ईस्टर्न वर्ड में क्या किया, यहाँ पे टर्न लिया, आगे कहाँ चली जाती है, कोस्टल एरिया में, मतलब कोस्टल एरिया समझते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो नदी अगर हम लोग देखें, द रिवर इज़ नेविगेबल, मतलब ये जो नदी है वो नेविगेबल है, कितना किलोमीटर, 250 किलोमीटर। उसके आगे क्या लिखा है, इन इट्स डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, नदी फ्लो कर रही है इस साइड में, मतलब इस साइड में नदी फ्लो कर रही है, तो इस साइड का जो फ्लो जा रहा है ये डाउन स्ट्रीम है। अगर इस साइड अगर आओगे, नदी फ्लो इस साइड कर रही है लेकिन आप इस साइड आ रहे हो तो अप स्ट्रीम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि नदी जो है नेविगेबल है, मतलब जिस साइड में पानी का धारा जा रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है, नदी जिस साइड में फ्लो कर रही है, जिस दिशा में फ्लो कर रही है, उधर पे आप 250 किलोमीटर मतलब 250 किलोमीटर जा सकते हो नाव वो लेके, ठीक है। तो ये आपका हो गया साओ फ्रांसिस्को। इसके बाद थोड़ा सा और एक टॉपिक है, उसके बाद आपका जो है ये वाला ब्राज़ील वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ब्राज़ील का ड्रेनेज। तो ठीक है, अभी हमारा जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर सोर्सेज थे, या फिर बोल सकते हो जो 3 बेसिन था, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। ब्राज़ील के बारे में, पराग्वे, पराना और उरुग्वे के बारे में। उसके बाद सबसे लास्ट में साओ फ्रांसिस्को जो कि 3rd इंपॉर्टेंट रिवर थी ब्राज़ील, उसके बारे में पढ़ा था। अभी सबसे लास्ट में कोस्टल रिवर के बारे में पढ़ना है। किसके रिवर के बारे में, कोस्टल रिवर। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कोस्टल एरिया में क्या होती है, फ्लो होती है और जाके अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है। आगे क्या बोल रहा है कि जो कोस्टल एरिया है वो कैसा है, डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब जो कोस्टल एरिया है, जैसे भी देख लो, मान लो हमारा मुंबई है, मुंबई जिसको बोलते हैं, तो मुंबई भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, कोस्ट के नज़दीक ज़्यादा लोग रहते हैं। तो वैसे ही जो ब्राज़ील है उसका भी जो कोस्टल एरिया है वो क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे पॉपुलेशन, जनसंख्या, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसकी वजह से ये जो नदियाँ हैं कोस्टल एरिया में बहने वाली नदियाँ, इनको एक तरह से अटेन इम्पॉर्टेंस, मैंने यहाँ पे लिखा है बुक में, सिग्निफिकेंस लिखा है। इंपॉर्टेंट मतलब आप लोग आसानी से समझ जाओगे, इसलिए मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट कर दिया। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस लगभग सेम मीनिंग होता है। तो कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, इसके वजह से ये जो नदियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलता है, इंपॉर्टेंस मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिवर, देखो नाम खतरनाक है, परानीबा है और एक दूसरा है रिवर इटापेकुरू, इटाफेकुरू, समझ में आया, ईटा फेंक के मार दो किसी कपार फूट जाए, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो रहा है, रिवर इटापेकुरू है, ठीक है। तो ये जो दोनों नदियाँ हैं, रिवर परानीबा और दूसरा रिवर इटापेकुरू, ये नॉर्थवर्ड फ्लो करती है। कैसे फ्लो करती है, नॉर्थवर्ड, समझ में आया। नॉर्थ मतलब ऐसा जरूरी नहीं किसी एकदम स्ट्रेट जाएंगी, ये नदी है तो ऐसे ऐसे ही जाती है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थवर्ड मीट फ्लो करती है और आगे चल के जब नॉर्थ में फ्लो कर रही है और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाकर मिल जा रही है, समझ में आया। आगे उसके बाद क्या है कि जो रिवर क्या करती हैं, साउथ अटलांटिक ओशियन में जाके मिलती हैं। जो रिवर, जो नदियाँ साउथ अटलांटिक ओशियन में जाके मिलती है, वो अपना हेड वाटर कहाँ से कलेक्ट करती है, मतलब उनका जो स्टार्टिंग वाला जो वाटर है या फिर सोर्स वाटर है वो कहाँ से आता है, तो स्कारपमेंट, स्कारपमेंट पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। स्कारपमेंट हम लोगों ने पढ़ा है फिजियोग्राफी में, ठीक, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के क्लाइमेट पे, ठीक। तो ये अपना जो हेड वाटर है कहाँ से कलेक्ट करती है, स्कारपमेंट के पास से करती है। उसके बाद यहाँ पे बताया है एक और रिवर का नाम, क्या नाम है, परागुआको, क्या नाम है, परागुआको, ठीक। ये क्या है, इंटर द अटलांटिक ओशियन, मतलब अटलांटिक ओशियन में जाकर मिलती है, कहाँ पे, सेल्वाडोर टाउन के पास में, सेल्वाडोर कोई टाउन है उसके वहाँ पे जाकर क्या करती है, अटलांटिक ओशियन में आपकी ये जो परागुआको नदी है वो जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे जो आपका 3rd चैप्टर है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, उसके बारे में, फिजियोग्राफी में हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर में इंडिया का फिजियोग्राफी पढ़ा था और ब्राज़ील का फिजियोग्राफी पढ़ा था। उसके बाद फिजियोग्राफी हो गया खत्म, मतलब ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या था, ड्रेनेज। तो ड्रेनेज में क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पर ब्राज़ील के ड्रेनेज के बारे में देखा। ब्राज़ील में भी कौन कौन सी नदियाँ देखा, तो सबसे पहले थी अमेजॉन, उसके बाद पराग्वे, पराना और उरुग्वे। उसके बाद क्या देखा, साओ फ्रांसिस्को देखा। उसके बाद यहाँ पे देखो खतरनाक परानीबा, उसके बाद इटापेकुरू, और सबसे लास्ट में कौन सी नदी थी यहाँ पर,
तो देखो लिखा है, क्या नाम है इसका, परागुआको। क्या नाम है, परागुआको। तो इतनी सारी नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से अपना नोट्स वोट्स बनाते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद बच्चों।